हाँ, तो आज अपनी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आसन जनन यानी एपोमिक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके वीडियो भी कम मिलेंगे और ये काफ़ी टिपिकल पॉइंट है बच्चों। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको और बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से क्या हो रहा है। आसन जनन इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस अब काफ़ी डिमांड आई इस वीडियो की, बच्चों ने कहा सर आप आसन जनन का वीडियो डालो, इसलिए मैंने सोचा ये आसन जनन का वीडियो अपन बना ही देते हैं। आसन जनन का मतलब होता है इसमें भ्रूण का निर्माण तो होगा, भ्रूण का निर्माण तो होता है, लेकिन युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होगा, ना तो युग्मक संलयन होगा और ना अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन भ्रूण बन जाता है। इसको अपन कहते हैं आसन जनन, यानी युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, लेकिन भ्रूण का निर्माण हो जाता है, लेकिन भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? आसन जनन यानी एपोमिक्सिस कहते हैं। अब ये एक्चुअल में एक लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन है। लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में अपन देखते हैं तो क्या होता है, लैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मक बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मक बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मकों का निर्माण होगा। ये लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन है, यानी इसने लैंगिक जनन को रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें आसन जनन में ऐसा है कि इसमें भ्रूण तो बनेगा, लेकिन युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तो इस क्रिया को अपन कहते हैं आसन जनन। अब आसन जनन दो तरह की होती हैं, एक का नाम होता है बीजाणु उद्भिद आसन जनन, बीजाणु उद्भिद आसन जनन, और दूसरा होता है युग्मोद्भिद आसन जनन। बीजाणुद्भिद आसन जनन और युग्मोद्भिद आसन जनन दो तरह का आसन जनन है, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद आसन जनन। अब बीजाणुद्भिद आसन जनन किसे कहते हैं? जब बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से, जब बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाए। ये क्या है? अध्यावरण है। क्या है? अध्यावरण है। और ये क्या है? ये बीजांडकाय है। बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से, बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के, तो अपन इस क्रिया को कहते हैं बीजाणुद्भिद आसन जनन। बीजाणुद्भिद आसन जनन का एक और नाम है, इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, इसको अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से भी जाना जाता है। तो अपस्थानिक भ्रूणता क्या है कि बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से, बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो इसको कहते हैं बीजाणुद्भिद आसन जनन। लेकिन युग्मोद्भिद आसन जनन में ऐसे होता है कि भ्रूण कोश की किसी कोशिका से भ्रूण बनेगा, भ्रूण कोश की किसी कोशिका से, भ्रूण कोश की किसी कोशिका है उससे भ्रूण बनता है। अब भ्रूण कोश की किसी कोशिका से भ्रूण बना है उसको कहते हैं युग्मोद्भिद आसन जनन। अब नेचुरल सी बात है, भ्रूण कोश में क्या होती है? 7 कोशिका होती हैं, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 3 प्रतिमुखी कोशिका और एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र। अब क्या हुआ? भ्रूण है वो अंड कोशिका से बनता है, वो तो एक सामान्य बात है, लेकिन अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका से अगर बिना निषेचन भ्रूण बने, सहायक कोशिका से अगर बिना निषेचन भ्रूण बने, या अपन कह रहे हैं कि इस कोशिका है प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बने, यानी कि सहायक कोशिका, सहायक कोशिका यानी सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बनता है। सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका के बिना निषेचन, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बनता है, इस क्रिया को कहते हैं अपयुग्मन, एपोगैमी। ये अपने को ध्यान रखना है, अपयुग्मन। और अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बनता है, इसको कहते हैं अनिषेक जनन। तो ये छोटी छोटी दो परिभाषा हैं, सीधी परिभाषा आती है। अनिषेक जनन क्या है? अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बनना, अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बनना, यह अंड कोशिका है
इसका निषेचन नहीं हुआ है और भ्रूण बन गया है, तो अपन कह रहे हैं अनिषेक जनन। और ये सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका है, उससे भ्रूण बन गया है, उसको कहते हैं अपयुग्मन। तो ये युग्मोद्भिद आसंजन जनन दो तरह का हो गया, एक का नाम हो गया अपयुग्मन और दूसरा हो गया अनिषेक जनन। अपयुग्मन और अनिषेक जनन दोनों की परिभाषा आपको अलग अलग याद रखनी है। अनिषेक जनन क्या है? अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बना है, अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बना है, अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बना है, उसको कहते हैं अनिषेक जनन। अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बना है, ये भ्रूण कोश है, इससे के अंदर 7 कोशिकाएं हैं। अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बना है, उसको कहते हैं अपयुग्मन। तो ये आसंजन जनन के दो प्रकार हो गए हैं, बीजाणुद्भिद आसंजन जनन, युग्मोद्भिद आसंजन जनन। बीजाणुद्भिद आसंजन जनन में अज्जावरण या बीजांडकाय की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बना है और इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। और युग्मोद्भिद आसंजन जनन के दो प्रकार है, अपयुग्मन और अनिषेक जनन। सवाल सीधा पूछा कि प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बना, बताओ उसको क्या कहते हैं? अपयुग्मन। अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बना, उसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। अब एक वैज्ञानिक आया पंचानन माहेश्वरी, उसने आसंजन जनन को 3 भागों के अंदर बांट दिया। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे पंचानन माहेश्वरी का वर्गीकरण, ठीक है? तो आसंजन जनन का आगे है पंचानन माहेश्वरी का वर्गीकरण। हाँ, तो पंचानन माहेश्वरी ने आसंजन जनन को 4 भागों में बांटा बच्चों। पंचानन माहेश्वरी ने आसंजन जनन को 4 भागों के अंदर बांटा। सबसे पहले है अनावर्ती आसंजन जनन, अनावर्ती आसंजन जनन। दूसरा है पुनरावर्ती आसंजन जनन, दूसरा पुनरावर्ती आसंजन जनन। तीसरा है अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता। और चौथा है कायिक आसंजन जनन। तो 4 तरह का है, कितने तरह का है? 4 तरह का। अनावर्ती आसंजन जनन में क्या होगा कि ये भ्रूणकोश मात्र कोशिका है। सबसे पहले तो क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा और गुरु बीजाणु बनेंगे, और उस गुरु बीजाणु से क्या होगा? भ्रूणकोश बनेगा, उस गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनेगा। तो अनावर्ती में क्या होता है? सबसे पहले आपको परिभाषा बतानी है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु सक्रिय होकर भ्रूणकोश बनाएगा। अब ये अनावर्ती आसंजन जनन 2 तरह का है, एक का नाम है आगुणित अपयुग्मन, आगुणित अपयुग्मन, और दूसरा है जिसका नाम है आगुणित अनिषेक जनन, आगुणित अनिषेक जनन। अब नेचुरल सी बात है कि भाई ये जो अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाएगा, ये अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका के बिना निषेचन, अगर अंड कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, अंड कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाएगा, ये अंड कोशिका इसके बिना निषेचन भ्रूण बनेगा, उसको कहते हैं आगुणित अनिषेक जनन। और अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बनेगा, तो उसको कहते हैं आगुणित अपयुग्मन। तो ये आपको बताना, एक वैज्ञानिक था जॉरेंसन, उस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और धतूरा और मक्का, सवाल आता है कि आगुणित आसंजन जनन से कौन से पादपों का निर्माण किया जा चुका है? धतूरा और मक्का आपको याद रखना है, और ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना है जॉरेंसन। इस जॉरेंसन ने क्या किया था? आसंजन जनन है अनावर्ती, उसकी सहायता से नए नए पादपों का निर्माण किया था, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अनावर्ती आसंजन जनन क्या है? अनावर्ती आसंजन जनन में सबसे पहले आप बताओगे कि गुरु बीजाणु के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनेंगे और गुरु बीजाणु से फिर भ्रूणकोश बनेगा, ये भ्रूणकोश आगुणित होगा। अब अपन कहेंगे इस भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में अंड कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बनेगा तो आगुणित अनिषेक जनन, और सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बनेगा तो अगुणित अपयुग्मन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब अपन ये दूसरा प्रकार पढ़ेंगे पुनरावर्ती आसंजन जनन। हाँ, तो अब ये पुनरावर्ती आसंजन जनन है,
पुनरावर्ती आसन जनन के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है जिसका नाम है कायिक अपबीजाणुता और दूसरा है जनन अपबीजाणुता। तो दो प्रकार है, एक का नाम है कायिक अपबीजाणुता और दूसरे का नाम है जनन अपबीजाणुता। दो प्रकार हो गए, कायिक अपबीजाणुता और जनन अपबीजाणुता। अब अपने को ध्यान रखना है कि भाई ये जैसे बीजांडकाय है या ये अध्यावरण है। बीजांडकाय है, कायिक का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। यानी ये क्या है? बीजांडकाय या अध्यावरण है। उस बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से, बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण बनता है, बीजांडकाय या अध्यावरण, ये जैसे अपन कह रहे हैं अध्यावरण है, ये बीजांडकाय है, इसकी किसी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण बनता है, बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण बनता है, तो इसको कहते हैं कायिक अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता की परिभाषा थोड़ी अलग है कि इसमें प्रासूतक कोशिका है, उस प्रासूतक कोशिका से भ्रूण कोष बनेगा, प्रासूतक कोशिका से भ्रूण कोष बनेगा और फिर उस भ्रूण कोष से क्या होगा? नया भ्रूण बनेगा। लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण ये भ्रूण कोष द्विगुणित होता है, जिसके कारण ये भ्रूण कोष कैसा होगा? द्विगुणित होगा और इससे बनने वाला भ्रूण भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ये अपने को ध्यान रखना थोड़ा फर्क है कि भाई इस पुनरावर्ती आसन जनन में ये दो प्रकार है, कायिक अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता। ये अपन जानते हैं कायिक का मतलब होता है शरीर। जैसे बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण बनता है तो उसको कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। लेकिन अगर प्रासूतक कोशिका है, उससे भ्रूण कोष बने बिना अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होगा और भ्रूण कोष बनेगा, वो भ्रूण कोष द्विगुणित होगा और फिर उससे क्या होगा? भ्रूण बनेगा, वो भी द्विगुणित होगा। तो ये दो प्रकार हो गए पुनरावर्ती आसन जनन के। जैसे अनावर्ती के अपन ने दो प्रकार पढ़े थे, एक का नाम था अपयुग्मन और एक का नाम था अनिषेक जनन। दोनों में फर्क है बच्चों। इसमें तो क्या था कि भ्रूण कोष की अपन देख रहे थे, अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बन रहा था। इसमें अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या अपस्था कोई दूसरी कोशिका से भ्रूण बन रहा था। अब नेक्स्ट तीसरा पढ़ेंगे अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता बिल्कुल सिंपल है कि इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से हो जाता है। भ्रूण का निर्माण जब बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से हो जाता है तो उसको कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अब चौथा प्रकार पढ़ेंगे कायिक आसन जनन। हाँ, तो नेक्स्ट है कायिक आसन जनन। कायिक आसन जनन में क्या होता है कि एक छोटी सी विधि है कि इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होगा, पुष्प के स्थान पर पत्र प्राकलिका बनेगी। पुष्प के स्थान पर पत्र प्राकलिका है, उसका निर्माण होगा या किसी कायिक प्रवर्त का निर्माण होगा। कायिक प्रवर्त या पत्र प्राकलिका का निर्माण होगा। अब एक्चुअली ये पत्र प्राकलिका है, उसकी परिभाषा आपको बता देते हैं। जब पुष्पकलिका भोजन का संग्रह करके, जब पुष्पकलिका भोजन का संग्रह करके आकार में बड़ी हो जाती है, जब पुष्पकलिका भोजन का संग्रह करके आकार बड़ी हो जाती है, जैसे ये पुष्पकलिका थी, इससे पुष्प बढ़ना था, लेकिन ये भोजन का संग्रह करके आकार बड़ी हो गई, तो इसको कहते हैं पत्र प्राकलिका। तो पत्र प्राकलिका बुलबिल है। बुलबिल क्या है? यानी जब पुष्पकलिका ने भोजन का संग्रह किया और आकार बड़ी हो गई, उसको कहते हैं पत्र प्राकलिका। ये मात्र पादप से टूटकर पृथक होती हैं और गिरकर जमीन पर एक नया पादप बना लेती है, या मात्र पादप के ऊपर ही लगी रहती हैं और एक नया पौधा बनाती है। ये पादप है, इस पादप के ऊपर क्या बन गई? पत्र प्राकलिका बन गई, इसने एक नया पौधा बना लिया। इसको अपन कहते हैं कायिक आसन जनन। कायिक का मतलब होता है शरीर का कोई भाग। अब शरीर का कोई भाग है, उससे नया पौधा बन रहा है। शरीर का कौन सा भाग है? पुष्पकलिका है। पुष्पकलिका ने भोजन का संग्रह किया, आकार बड़ी हो गई, पत्र प्राकलिका। या कोई कायिक प्रवर्त बन गया है, उस कायिक प्रवर्त की सहायता से नया पौधा बन रहा है, या तो उसी पादप पे जुड़ा रह सकता है या टूटकर अलग होकर नया पादप बना सकता है। इसका उदाहरण है घीघुआ, अगेव। अगेव इसका एग्जाम्पल है। ये अपने को ध्यान रखना है। एक बार मैं इसको थोड़ा आपको बता दूं वापस। अनावर्ती दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है आगुणित अपयुग्मन, एक का नाम होता है आगुणित अनिषेक जनन।
इसमें एक जॉरेंसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। और धतूरा और मक्का है, इन पादपों के भ्रूणों का निर्माण इस विधि से किया जा चुका है। पुनरावृत्ति के 2 प्रकार थे, कायिक बीजाणुता, जनन बीजाणुता। अपस्थानिक भ्रूणता की सिंपल सी परिभाषा है कि भाई क्या होता है कि बीजांड का या अद्यावण की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बन जाए। और कायिक आसन जनन के में एक पत्र प्राकलिका की परिभाषा आपको कंठस्थ याद करनी है। उस फलिका भोजन का संग्रह करके आकार बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं पत्र प्राकलिका। ठीक है, अब अपन इसका बहु भ्रूणता का महत्व पढ़ेंगे कि ये इस आसन जनन का महत्व पढ़ेंगे और फिर अपने ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो आसन जनन के महत्व बताते हैं आपको। ये सवाल भी आता है आसन जनन के महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व आपको बताना है कि क्या होता है, मातृ पादप के समान पादप बनाने होते हैं। यानी जब क्लोन पादपों का निर्माण करना होता है तब ये विधि अपनाते हैं। यानी जनक के समान पादप होते हैं, उनका निर्माण करना होता है, उस समय ये काम आती हैं। क्योंकि इस समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा और पुनर्संयोजन नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन और पुनर्संयोजन नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो पादप होते हैं वो बनते नए, वो डिट्टो अपने जनक के समान होते हैं। दूसरा, संकरवोज पादप बनाए जाते हैं, इसकी सहायता से अच्छे गुणों वाले पादपों का निर्माण किया जाता है। तीसरा, जनक के लक्षणों को जब संरक्षित करना होता है, जनक के लक्षणों को जब संरक्षित करना होता है तब ये विधि अपनाई जाती है। जनक के लक्षणों को संरक्षित करने के लिए विधि अपनाई जाती है। चौथा, आपको इसका महत्व बताना है कि भाई इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, संकर बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके 4 महत्व हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कौन कौन से महत्व है। पहला है मातृ पादप का निर्माण करना, मातृ पादप के समान या क्लोन पादपों का निर्माण करना। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होगा नहीं, पुनर्संयोजन नहीं होगा, तो उसमें किसी प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी और नई जातियां नहीं बनेगी। इस तरह से नए पादप बनेंगे। फिर संकरवोज पादप बनाए जाएंगे जिसमें रोगरोधी प्रतिरोधी गुण होंगे, अच्छा उत्पादन होगा। जनक के समान जनक के लक्षण है, उनको संरक्षित करना होता है और संकर बीजों का उत्पादन करना होता है, तब ये विधि काम आती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।